हाय हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट फॉर इनिशियल पब्लिक ऑफर। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कौन से ऐसे इशूअर्स हैं दोज हु आर नॉट एलिजिबल फॉर इनिशियल पब्लिक ऑफर। यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर कोई इनिशियल पब्लिक ऑफर लेके आता है तो उस इशूअर को क्या क्या कंडीशंस जो हैं या क्या क्या चीज़ें सेटिस्फाई करनी पड़ती है तभी वो मेन बोर्ड के ऊपर अपनी लिस्टिंग करवा सकता है या अपना इशू लेके आ सकता है। तो यहाँ पे बेसिकली देखा जाए तो चार ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको कंप्लीट करनी पड़ती हैं अगर आप मेन बोर्ड के ऊपर लिस्टिंग कराना चाहते हैं एज पर रेगुलेशन 6 सब क्लॉज 1। ठीक है, अगर आप ये चीज़ें पूरी नहीं कर पाते तो रेगुलेशन 6 क्लॉज 2 भी है, उसको इसके बाद देखेंगे। पहले ये इंपॉर्टेंट है तो इसको देखते हैं। सबसे पहली चीज़ क्या होनी चाहिए कि जो इशूअर है, अगर इशूअर अपना आईपीओ लेके आना चाहता है तो जो इशूअर है उसकी नेट टेंजिबल असेट्स, क्या जो इशूअर है उसकी नेट टेंजिबल असेट एटलीस्ट कितनी होनी चाहिए? 3 करोड़ की होनी चाहिए ऑन अ रीस्टेटेड एंड कंसोलिडेटेड बेसिस। क्या कि जो इशूअर है उसकी नेट टेंजिबल असेट एटलीस्ट कितनी होनी चाहिए? 3 करोड़ रुपीस की होनी चाहिए इन ईच ऑफ द प्रीसीडिंग 3 फुल ईयर्स। जो कि आखिरी 3 प्रीसीडिंग फुल ईयर्स है ना, उसके अंदर एटलीस्ट 3 करोड़ की नेट टेंजिबल असेट्स होनी चाहिए। अगर इससे कम होगी तो वो नहीं लेके आ सकता। और साथ ही साथ इसके अंदर 50% से ज़्यादा मॉनेटरी असेट्स में नहीं होना चाहिए। ये जो 3 करोड़ के नेट टेंजिबल असेट्स हैं इसके अंदर 50% से ज़्यादा मॉनेटरी असेट्स में नहीं होने चाहिए। मॉनेटरी असेट यानी कि जो एकदम लिक्विड होते हैं, जिनको अभी आप कैश के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। कैश भी मॉनेटरी असेट ही कहलाता है। लेकिन अगर बोल रहा है अगर आपके 50% से ज़्यादा हो जाते हैं, जो मॉनेटरी असेट्स हैं वो 50% से ज़्यादा हो जाते हैं नेट टेंजिबल असेट से, तो वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा? एक कमिटमेंट देनी पड़ेगी कि ये जो आप एक्सेस में 50% से ऊपर का जो मॉनेटरी असेट्स है ना, उसको आप बिजनेस के अंदर या बिजनेस प्रोजेक्ट के अंदर यूज कर लोगे। और ये जो लिमिट है 50% वाली, ये किसके ऊपर अप्लाई नहीं होगी? अगर आप आईपीओ डायरेक्टली कैसे लेके आ रहे हो? ऑफर फॉर सेल से लेके आ रहे हो। ऑफर फॉर सेल क्या होता है कि भाई जो पहले से लोगों के पास शेयर थे कंपनी के, जैसे प्रोमोटर वगैरह के पास, वो अगर अपने शेयर्स डायरेक्टली पब्लिक को बेच रहे हैं तो उस सिचुएशन में 50% वाली बात अप्लाई नहीं होती। लेकिन नेट टेंजिबल एसेट 3 करोड़ होने ही चाहिए ईच ऑफ द प्रीसीडिंग 3 फुल ईयर्स के अंदर। हर एक साल में होनी चाहिए पिछले 3 के अंदर। तो ईच ऑफ द प्रीसीडिंग 3 फुल ईयर्स के अंदर आपके नेट टेंजिबल एसेट 3 करोड़ की होनी चाहिए। 50% आपकी जो मॉनेटरी एसेट है वो 50% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर ज़्यादा है तो आपको कमिटमेंट देनी है कि आप उसको बिजनेस प्रोजेक्ट में यूज़ करेंगे। लेकिन अगर आप ऑफर फॉर सेल करते हैं तो फिर ये 50% वाली बात एप्लीकेबल नहीं रहेगी। तो पहली बात हमारी ये हो गई। दूसरी बात आती है द इशूअर हैज एन एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ एटलीस्ट 15 करोड़ की। इशूअर के पास क्या है? एवरेज प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या? एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट। यानी कि आप क्या करोगे? एवरेज निकालोगे कि भाई किसी का सम करके फिर उसका एवरेज करोगे। किसका एवरेज करना है? ड्यूरिंग द 3 प्रीसीडिंग ईयर्स विद ऑपरेटिंग प्रॉफिट इन ईच ऑफ द 3 प्रीसीडिंग ईयर्स। यानी कि पिछले 3 साल का आपको प्रॉफिट ऐड करना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो वो ऐड करना है 3 प्रीसीडिंग ईयर्स का। और उसके अंदर आपका जो एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा वो कितना होना चाहिए? एटलीस्ट 15 करोड़ का होना चाहिए। 15 करोड़ या उससे ऊपर का होना चाहिए। और साथ ही साथ उन पिछले 3 सालों में आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट होना चाहिए। वो कितना भी हो सकता है 10 करोड़ हो, किसी साल में 12 करोड़ हो। लेकिन पिछले 3 साल का जब एवरेज निकाले तो 15 साल से ऊपर का आ जाए ऑपरेटिंग प्रॉफिट का। लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट तीनों साल में होना चाहिए, किसी साल में लॉस नहीं होना चाहिए। हो सकता है 1 करोड़ का ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो रहा हो, लेकिन होना चाहिए कि पिछले 3 साल का जब एवरेज निकाले तो 15 करोड़ से ऊपर आ जाए। ठीक है, तो यानी कि पहला हो गया कि आपकी नेट टेंजिबल एसेट 3 करोड़ से ऊपर की होनी चाहिए ईच प्रीसीडिंग फुल ईयर के अंदर। देन दूसरा हो गया कि आपका जो इशूअर है उसका एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है 15 करोड़ हो पिछले 3 साल का, और हर एक साल के अंदर ऑपरेटिंग प्रॉफिट होना चाहिए। तीसरी बात आ जाती है इशूअर की जो नेटवर्थ है वो एटलीस्ट कितनी होनी चाहिए? 1 करोड़ की होनी चाहिए इन ईच ऑफ द प्रीसीडिंग 3 फुल ईयर्स। तो हर एक साल में एटलीस्ट उसकी नेटवर्थ जो है 1 करोड़ होनी ही होनी चाहिए। तो पहला आपका नेट टेंजिबल एसेट, दूसरा आपका एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तीसरा आपकी नेटवर्थ। चौथा आ जाता है इन केस ऑफ इशूअर हैज चेंज इट्स नेम, कि अगर इशूअर ने अपना नाम चेंज किया है विद इन द लास्ट 1 ईयर, पिछले 1 साल के अंदर, तो जो उसके एटलीस्ट 50% ऑफ द रिवेन्यू है वो कैसे आनी चाहिए? 1 फुल ईयर की वो इसी न्यू नेम के थ्रू आनी चाहिए। जैसे कि अगर पहले उसका ए नाम था उसने बी नाम से कर दिया, तो इस बी नेम के थ्रू उसकी एटलीस्ट 50% रेवेन्यू आनी चाहिए पिछले 1 साल के अंदर, 1 फुल ईयर के अंदर। तो ये 4 चीज़ें उसको सेटिस्फाई करनी पड़ती हैं अगर वो आईपीओ लेके आना चाहता है। तो अगर ये 4 बातें पूरी हैं तो वो आईपीओ लेके आ सकता है, एलिजिबल है। अगर नहीं है तो नहीं लेके आ पाता। इसके अंदर हमारे पास एक और ऑप्शन अवेलेबल रहता है
एसएमई लिस्टिंग और जो इनोवेटर ग्रोथ प्लेटफॉर्म है इसको नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। ऑप्शन 2 हमारे पास अवेलेबल रहता है। एक तो ऑप्शन 1 हमने पढ़ लिया कि भाई हमारे नेट टेंजिबल एसेट एटलीस्ट 3 करोड़ की होनी चाहिए फॉर पास्ट 3 ईयर्स, और उसके अंदर 50% से ज़्यादा मॉनेटरी एसेट नहीं होनी चाहिए। अगर 50% ज़्यादा है तो कमिटमेंट देनी पड़ती है कि हम उसको बिजनेस या प्रोजेक्ट के ऊपर यूज़ कर लेंगे, और अगर सेल फॉर ऑफर है तो 50% वाली बात एप्लीकेबल नहीं रहती। दूसरा हमने पढ़ा था एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो 15 करोड़ का होना चाहिए इन प्रीसीडिंग 3 ईयर्स। तीसरा हमने पढ़ा था नेटवर्थ जो एटलीस्ट 1 करोड़ की होनी चाहिए हर एक पिछले साल के अंदर। और हमने एक और पॉइंट क्या पढ़ा था जो फोर्थ पॉइंट हमने पढ़ा था कि जो आपका नेम अगर चेंज हुआ है तो उसके अंदर 50% जो रिवेन्यू है वो न्यू नेम से आनी चाहिए पिछली 1 साल की, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन क्या होता है कि अगर मान लो आप ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पाते 3 करोड़ वाली, तो आपके पास ऑप्शन 2 रहता है। तो उसके अंदर क्या होता है कि अगर आप ये वाली कंडीशन नहीं सेटिस्फाई कर पा रहे तो उस सिचुएशन में क्या करोगे, इशू थ्रू बुक बिल्डिंग रूट विद एटलीस्ट 70% अलॉटेड टू QIB। तो आप बुक बिल्डिंग प्रोसेस के थ्रू इशू लेके आ सकते हो, और उसके अंदर आपको एटलीस्ट 75% जो है इस इशू का किसको देना पड़ेगा, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स को देना पड़ेगा। और प्लस इफ QIB इज नॉट QIB पार्ट इज नॉट सब्सक्राइब, ये जो 75% पार्ट था QIB का ये सब्सक्राइब नहीं होता, तो और चाहे नॉर्मली वो जो आपकी सब्सक्रिप्शन थी वो ओवर सब्सक्रिप्शन आ जाती है, ओवर सब्सक्राइब हो जाता है ओवरऑल बेसिस पे, तो उस सिचुएशन में आपका इशू फेल माना जाएगा और आपको फिर वो पैसा वापस लौटाना पड़ेगा। तो ये 2 ऑप्शंस रहते हैं, या तो आप इन 4 कंडीशंस को सेटिस्फाई कर लो, या फिर ऑप्शन 2 के थ्रू आप लेके आ सकते हो बुक बिल्डिंग प्रोसेस के थ्रू, जिसके अंदर आपको 75% जो है किसको देना पड़ेगा, QIBs को देना पड़ेगा। तो यही चीज़ यहाँ पे समझा रखी है, ये रेगुलेशन 6 क्लॉज 2 के अंदर है जो बात सेकंड ऑप्शन वाली है कि इन केस एन इश्यूअर डज नॉट सेटिस्फाई द एलिजिबिलिटी कंडीशन स्टिपुलेटेड अबव एंड इंक्लूडेड रेगुलेशन 6(1) ऑफ ICDR रेगुलेशन, इट में स्टिल मेक एन IPO बट ओनली थ्रू द बुक बिल्डिंग प्रोसेस। तो वो बुक बिल्डिंग प्रोसेस से कर सकता है, एंड फर्दर अंडरटेक टू अलॉट एटलीस्ट 70% ऑफ द नेट ऑफर टू द पब्लिक टू क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। तो 75% उसको QIBs को देना पड़ेगा एंड टू रिफंड फुल सब्सक्रिप्शन मनी फेल टू डू सो। और अगर वो ऐसा नहीं कर पाता, 75% उसका नहीं हो पाता, तो जो भी फुल सब्सक्रिप्शन मनी तो वो उसको वापस करनी पड़ेगी। तो ये हमारे पास 2 एलिजिबिलिटीज हैं कि इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, IPO को लेके आ सकते हो। तो आई होप आपको रेगुलेशन 6 जो है वो समझ आया हो। देन फिर जो हमारे बीच का टॉपिक है इसके अंदर जो हम ये चीज़ें रहती हैं कि SME लिस्टिंग कैसे करा सकते हैं और इनोवेटर ग्रोथ प्लेटफॉर्म के ऊपर कैसे करा सकते हैं लिस्टिंग जो होती है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देख लेंगे, दोनों को एक साथ देख लेंगे। और इसके अलावा कुछ और चीज़ें होती हैं जो कि आपको IPO के अंदर सेटिस्फाई करनी पड़ती है कि एक तो मिनिमम प्रोमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होना चाहिए, 20% होना चाहिए आपका मिनिमम कॉन्ट्रीब्यूशन जो होता है। लॉक इन रिक्वायरमेंट जो है प्रमोटर की वो आपको फुलफिल करनी पड़ती है कि इतने टाइम तक रहेगा, वो अभी हम आगे पढ़ेंगे कि कितने महीने तक उनको एटलीस्ट इतने % होल्डिंग रखनी पड़ती है प्रमोटर्स को। मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% होनी चाहिए, हमने पढ़ा, अदरवाइज रिफंड करना पड़ता है, हम अंडर राइटर अपॉइंट कर देते हैं तो ये हो जाता है। देन जो आपके एक्सपेंसेस होते हैं जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के, वो 25% से ज़्यादा नहीं हो सकते IPO साइज़ के। अगर आप 100 करोड़ का IPO लेके आ रहे हो तो 25 करोड़ से ज़्यादा जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए एक्सपेंसेस नहीं कर सकते। देन आपको एक एक्सचेंज को चूज़ करना पड़ेगा जिसके ऊपर आप अपने IPO को लेके आओगे, तो ये चीज़ें आपको और सेटिस्फाई करनी पड़ती है IPO के रिगार्डिंग। देन कुछ जनरल कंडीशंस होती हैं जो कि हमें फुलफिल करनी पड़ती है IPO के अंदर, इसको भी हम नेक्स्ट जो वीडियो है उसके अंदर देख लेंगे। आई होप आपको यहाँ पे रेगुलेशन 6 जो है वो समझ आया हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।